सामने है चुनाव, हाथ में बड़ा बदलाव। बीजेपी के हथियार से करेंगे वार। बीजेपी भेद रही बूथ, नजर में है यूथ। बीजेपी का बूथ वर्सेस कांग्रेस का ब्लॉक। कांग्रेस का प्लान जिताएगा घमासान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 13 से 15 मई तक उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। इसे नव संकल्प का नाम दिया गया है, यानी नया संकल्प। अब कांग्रेस ने नया संकल्प क्या खोजा है? खोजा है नया संकल्प बदलाव का। अब जाहिर तौर पर इसका असर राजस्थान कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में ही चिंतन शिविर है। प्रदेश कांग्रेस शिविर के बाद इलेक्शन मोड में तो ऑलरेडी है, लेकिन मिशन 2023 की तैयारियों में ज्यादा सक्रियता से जुट जाएगी। अब कहा जा रहा है कि पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर फोकस करेगी, यानी बीजेपी को उसी के हथियार से हराने की तैयारी है कांग्रेस की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी की खूबियों को क्या कांग्रेस खूबसूरती से भुना पाएगी? आज इसी पर करेंगे बहस। हमारे साथ प्राइम डिबेट में तमाम गेस्ट जुड़ेंगे और जिन सवालों के आसपास हम उनसे चर्चा करेंगे वो जान लीजिए। सवाल नंबर 1 यही है कि कांग्रेस जो प्लान ब्लॉक बना रही है, अभी आप देखेंगे एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक के स्तर पर काम होता है, लेकिन अब सब ब्लॉक बनाया जाएगा। यानी क्या ये जो प्लान है वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगा? अब देखिए, सवाल नंबर 2 यह है कि है तो ये बीजेपी की पिच, क्योंकि बूथ तक तो ऑलरेडी बीजेपी भेज चुकी है, अब बूथ के भीतर जा चुकी है। पन्ना प्रमुख उसी की कड़ी में एक पद है जो कि लोगों को बनाया जा रहा है। तो ये जो बीजेपी की पिच है उस पर कांग्रेस की बल्लेबाजी कैसे होगी या कैसी रहेगी, ये देखने वाली बात है। और सवाल नंबर 3, कांग्रेस ऐसा महसूस होता है कि अब ये मान रही है कि ग्राउंड पर होल्ड कम हुआ है और अब ग्राउंड पर होल्ड बनाने के लिए वो ये कदम उठाने वाली है। तो क्या ये देर आए दुरुस्त आए की कंडीशन है कांग्रेस के लिए? इसी पर करेंगे चर्चा। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और आरसी चौधरी जी, आज तो देखिए मीडिया पर ताबड़तोड़ ट्वीट भी हुए हैं सीएम की तरफ से, इसलिए इससे पहले कि कांग्रेस को ये महसूस हो हम कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं या एंटी कांग्रेस पेश कर रहे हैं, मैं समझ लूं आपका प्लान क्या है। आप ही बता दीजिए अपने शब्दों में। स्वप्निल जी, आप तोड़ मरोड़ की पेश करें या कोई भी चीजें पेश करें, तमाम जो राजस्थान की जो जनता है वो निश्चित रूप से देख रही है। इसलिए मैं आपके जो प्रश्न होंगे, जवाब होंगे, वो सीधा मैं आपके जवाब दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप तो टेढ़े पूछिए, एडे पूछिए, कैसे भी पूछिए। नहीं ठीक है, मैं सीधे ये पूछ रहा हूं माइक्रो मैनेजमेंट का ख्याल कैसे आया, ये आइडिया कहां से आया? स्वप्निल जी, आपने जिक्र कर दिया। वैसे तो अपनी जो बुलेटिन जो ओपनिंग की उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुई और उस पार्टी से हम क्या समझेंगे जो अपने शिशु काल में रही हो, लेकिन हमें किसी के साथ में तुलना नहीं करनी। अगर कांग्रेस पार्टी कितनी डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे हर बूथ लेवल पे मेंबरशिप होती है। जिस बूथ पे 25 मेंबर बनते हैं पार्टी के, वहां पे बूथ का अध्यक्ष होता है, वहां पे बूथ का एक एक्टिव मेंबर होता है, ठीक है, 25 वहां पे सदस्य होते हैं। राजस्थान के अंदर इस सदस्यता अभियान के दौरान 40 लाख सदस्य बने हैं। अब यहाँ पे बीआरओ जो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर है वो नियुक्त किया गया है। तमाम बूथ पे अगर कहीं पे सदस्यता ज्यादा हुई है तो चुनाव होंगे, चुनाव के द्वारा वहां पे बूथ का अध्यक्ष बनेगा, वहां पे एक्टिव मेंबर बनेगा। ये कड़ी सदैव चलती रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से हम यहाँ पे भोकाल नहीं मचाते, झूठ का यहाँ पे गर्जना नहीं होती। जो जिस पन्ना प्रमुख की बात आ रही है, राजस्थान देख, सुन लीजिए, अगर बोलने का अवसर दिया नहीं। आरसी साहब, सब ब्लॉक पर भी आए ना, ये सब ब्लॉक क्या है? देखिए, सब ब्लॉक कहां से आया? हर राजनीतिक दल के अंदर कोई भी घर है, मकान है, रिनोवेशन करते रहते हैं और उसके अंदर अपग्रेडेड अपने आप के सिस्टम को करते रहना चाहिए। पार्टी के जो बड़े नेताओं के बीच में निश्चित रूप से कुछ चर्चाएं होती रहती हैं, जनसंख्याएं बढ़ी हैं, कार्यभार बढ़ा है,
तो ये तमाम सब चीजें हैं, उसको लेके ये निश्चित रूप से प्रस्ताव हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही चुनाव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही यूनिट्स हैं। आज के दिन जो हमारी यूनिट्स है वो बूथ की यूनिट है, ब्लॉक की यूनिट है। ब्लॉक से पीसीसी मेंबर चुना जाएगा, वो पीसीसी मेंबर पीसीसी के तमाम जो चुनाव है, एआईसीसी के जो चुनाव है, उनके अंदर भागीदारी करता है। इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, मैं चाहता हूं आप प्लीज अगर हो सके तो एक सवाल और ले लें। सवाल मेरा आपसे यह है कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जब सदस्यता अभियान चलाया, उन्हें सदस्यता अभियान की डेट आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि उचित रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। फिर भी आपने जो 40 लाख का दावा किया वो आपके लक्ष्य से कम था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसका मतलब है कि सदस्यता अभियान ने आपको यह बताया कि ग्राउंड पर आपकी होल्ड कमजोर हुई है और इसीलिए आप इस प्लान पर आए हैं। संजय जी, इसका स्वप्निल, इसका बेहतरीन तरीका यह भी हो सकता था कि एक राजनीतिक दल जो अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी करती हो, एक राजनीतिक दल जो अपनी डेट जारी करती हो, और कौन से दल के अंदर देखा, कौन सी पार्टी के अंदर देखा? आप तमाम ये लोग बोलते रहते भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप दुनिया की तमाम पार्टियों के राजनीतिक लेखा जोखा है क्या आपके पास में? आप उस बात को इको करते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने डेट बढ़ाई, निश्चित रूप से हमने 15 दिन की डेट बढ़ाई, लेकिन एक राजनीतिक दल इतना डेमोक्रेटिक हो, उस राजनीतिक दल के अंदर इतना आंतरिक लोकतंत्र हो, जिसके अंदर सदस्यता ओपन तरीके से चली हो। और आप जानते हैं कि उस समय राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, तमाम जो लोग थे वो वहां पे जुड़े हुए थे, तो सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए इसलिए उसको जो अनुशंसा हमने। ठीक है, मैं आगे आता हूं आपके पास। अब मैं रामलाल जी आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, गोलमोल बात नहीं करूंगा, मुझे ये बताइए, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि आपका आइडिया कोई और अपनाने वाला है? नहीं, इसमें हमें बुरा क्यों लगेगा? कांग्रेस कितनी नहीं, क्योंकि अगर ये विनिंग फॉर्मूला है तो आपके अगेंस्ट भी जाएगा। नहीं स्वप्न जी, देखिए हकीकत ये है कि हम जो काम करते हैं वो निष्ठा के साथ काम करते हैं। हम जो काम करते हैं लोगों की भावना के अनुसार काम करते हैं। हम जो काम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब पहले कि देश को आजादी हमने दिलाई, इस नाते कांग्रेस ने शासन किया, फिर गरीबी हटाएंगे, इस नाते जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया, फिर सब चीजें देश देखता रहा और अंत के अंदर इनके सिर्फ नेता बचे हैं, इनके पास कार्यकर्ता कोई नहीं बचा, जनता इनके पास नहीं बची है। जो जनता इनसे जुड़े, ये कितने ही सब लोग बना ले, तो फिर ये उपचुनाव में कैसे जीते? नीचे धरातल तक संगठन खड़ा करने की तैयारी कर ले। नहीं, उपचुनाव में जब ये जमीन पर काम करते हैं, ये आप पर भारी क्यों पड़े? देखिए स्वप्न जी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जाति के नाम पे चुनाव लड़ेगी, वर्ग संघर्ष करा के चुनाव लड़ेगी और तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ेगी। आप इनका एजेंडा उठा के देख लो, राजस्थान के अंदर 2003 का चुनाव देख लें। नहीं, लेकिन जब आपने राष्ट्रपति बनाया तब उनकी कास्ट आप ही ने याद दिलाई थी, तो ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं दिलाते, समय समय पर आप भी याद दिलाते हैं। देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर काम करने वाला संगठन है। कांग्रेस की तरह अवसर के आधार के ऊपर चलने वाला संगठन नहीं है। कांग्रेस के आधार के ऊपर कौन मेरे सकारात्मक रहेगा, कौन मेरे नकारात्मक रहेगा, इस दृष्टिकोण के आधार पर चलने वाला संगठन नहीं है। आज कांग्रेस के अंदर अगर आप पूछोगे किसी भी बच्चे को जो 8 साल का है कि अगला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो बताएंगे कि गांधी परिवार से बाहर का नहीं होगा। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी है, कल राहुल गांधी जी बन जाएंगे, फिर प्रियंका गांधी जी बन जाएंगी। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं निकल सकती, लेकिन कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। तो फिर एक सवाल और रामलाल जी बनता है आपसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस वक्त आप लोगों ने ये रामलाल जी तय किया था कि हम इस दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनेंगे, उस वक्त मुझे शुरुआती 6 महीने और 7 महीने का वक्फा याद है। आप हर रोज गिनाते थे, आज हमारे इतने लोग जुड़े, आज हमारे इतने लोग जुड़े। फिर 10 करोड़ के बाद आपने वो बोलना छोड़ दिया, क्यों? क्या लोग 10 करोड़ से कम हो गए, या 10 करोड़ के बाद उसे 11 या 12 करोड़ बनाने में आपके पसीने छूट रहे हैं? देखिए स्वप्न जी, हमें आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है। जनमत इस बात को इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर पूरे देश के अंदर सकारात्मक परिणाम आने लगे। तो हमें आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े तो कांग्रेस बताए ना, 50 लाख सदस्य बनाएंगे। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के 8 लाख से ज्यादा सदस्य नहीं है। ये दावा 40 करोड़ 40 लाख का कर ले, 8 लाख से ज्यादा इनके सदस्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी नीति अच्छी नहीं है और नीयत भी अच्छी नहीं है। जनता के अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो इसका एक डायरेक्ट रिस्पांस ले लेता हूं, फिर मिथिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, विपक्ष के तौर पे भाजपा मानने को तैयार नहीं है कि जितने सदस्य आप कह रहे हैं उतने बना पाए?
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आंकड़े दे रही है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कभी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया हो, सदस्यता अभियान जारी किया हो, एक मिस कॉल जारी किया ना। इसके पास में मिस कॉल कहां से आया, किसने लिया, किसने दिया। यहाँ पे व्यक्ति की फोटो ली जाती है, व्यक्ति का वोटर ID कार्ड होता है, व्यक्ति का आधार नंबर लेते हैं, तमाम सब चीजें उसके आती है और वो उसी बूथ से मेंबर बन के आता है। ठीक है। इसलिए आपको ये बताना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो अपने दिल्ली के अधिवेशन में मोदी को देश का, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। और हमने नहीं कहा, मीडिया के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 150वें नंबर पे हैं, जहां की दुनिया में तानाशाही चलती है, उस स्थिति में मीडिया पहुंच गया है। मीडिया नेताओं के बयान को हूबहू लिखने लगा है, उसके पास में कोई ये आधार नहीं बचा कि सत्यता क्या है। अगर मेरी सत्यता नहीं है तो आपने रिपोर्ट को भेजिए, तमाम तथ्य वहां पे आएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारी मेंबरशिप के बीच में इतने संबंध तो हैं कि ये शिकायत आप लोगों को मुझसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब मैं एक पत्रकार का तो ठेका नहीं उठा सकता, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपसे बिल्कुल नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं, ना ही न्यूज 18 के चैनल से है, हमें इससे कहीं नहीं है। लेकिन ये तो हमारी तो रिपोर्ट नहीं है, ये तो आपकी है। नहीं ठीक है, ये रिपोर्ट तो आपकी मैं कहना चाह रहा हूं और देश में आपने जारी की है, रामलाल जी, कांग्रेस ने तो जारी ये की बात नहीं। तो सही है ना कि जब आप मीडिया रिपोर्ट्स के दम पर आप ये कहते हैं, जैसे टाइम्स की एक मैगजीन की एक रिपोर्ट पर आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा कैरिकेचर तैयार किया, उसी टाइम्स की दूसरी रिपोर्ट को आपने बोला नहीं ये हमारे काम की नहीं है। आप ऐसे पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते ना रामलाल जी। देखिए स्वप्न जी, मैं एक चीज पहले आरती चौधरी जी की बात का जवाब दे दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी वही है ना, ये कांग्रेस पार्टी वही है ना जिस कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को कार्यालय से उठाकर बाहर फेंक दिया था। यही चरित्र है ना आपका, यही कांग्रेस पार्टी है ना जो कार्यकर्ताओं में कोई कदर नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार के तृण चुम्बन करने की परंपरा आपकी बनी हुई है, उस परंपरा का निर्वहन करने का काम आप लोग करोगे, इससे बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। कांग्रेस के अंदरूनी G23 के लोग ये आंतरिक लोकतंत्र की बात उठा चुके हैं, आप उसकी बात तो करो। आंतरिक लोकतंत्र है क्या आपके पार्टी के अंदर? ठीक है चलिए रामलाल जी, अब मुझे मिथिलेश जैमिनी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। मिथिलेश जैमिनी जी, जहां से मैं देख रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेस होगी। अब चलिए मैराथन मान लीजिए, क्योंकि 2023 में चुनाव है। अब मैराथन में क्या होता है ना जी, दौड़ने वाले लोग होते हैं वो एक साथ एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं, लेकिन जो ये नया प्लान कांग्रेस का नजर आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो चाहते हैं कि हम 3 किलोमीटर पीछे से रेस चालू करें। देखिए स्वप्निल जी, ये कहा जाता है कि अगर आपको लंबा जंप मारना है तो 2 कदम पीछे हटिए। तो हो सकता है कांग्रेस उसी पहली पे, उसी तहरीर पर काम कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए एक आत्ममंथन का दौर है कि कांग्रेस के पास जहां अशोक गहलोत जैसा जनाधार वाला नेता है, अशोक गहलोत जैसा आम आदमी को समझने वाला नेता है, तो वहीं इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर यानी 2019 से अध्यक्ष नहीं है। हालात इतने खराब हैं, वो इनके राजकुमार घोड़ी पर बैठना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेसी उसे घोड़ी पर बिठाने के लिए बार बार कहते हैं तुम ही घोड़ी पर बैठोगे। उससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। और कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ एक तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट है, जो उपचुनाव हुए उसमें वल्लभ नगर में बीजेपी अपनी जमानत नहीं छुपा पाई थी, और तीसरे फ्रंट को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास कभी भी नया लिखा जा सकता है। जनता अगर बीजेपी और कांग्रेस से परेशान है तो तीसरे विकल्प के रूप में आरएलपी को चुन सकती है। आज उनके 5 प्रधान, 1 नगरपालिका चेयरमैन, 3 एमएलए, 1 एमपी है, और तेजी से जवान और किसान उनकी तरफ मुंह करते जा रहे हैं। कल परसों जो चूरू में रफीक मंडेलिया जो कांग्रेस के बीजेपी को इस तरफ सोचना चाहिए। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर जब लोगों को तीसरा कोई चाहिए था तो उन्होंने वो तीसरा कोई बीजेपी में नहीं खोजा, एएपी में खोजा। लेकिन एक सवाल और है मिथिलेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, अब या तो कार्यकर्ताओं को ये बात मोटिवेट करेगी कि अगर सब ब्लॉक बनेंगे तो सब ब्लॉक का एक प्रमुख भी होगा तो हमें पद मिल सकता है, या तो ये बात उन्हें मोटिवेट करेगी, या ये बात उन्हें डिमोटिवेट करेगी कि पद तो बहुत सारे अब भी खाली हैं, या भरने में 3-3 साल ले लिए जाते हैं। देखिए स्वप्निल जी, कार्यकर्ता की जब तक सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आज बीजेपी सक्सेस क्यों है? क्योंकि उनके केंद्र में सरकार है, तो जितने भी ओएनजीसी उनमें इनके मेंबर बना दिए गए, डायरेक्टर बना दिए गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पूछ रहा है कि आप रिटायर्ड अफसरों को क्यों
पद दे रहे हो, बार बार ये सवाल उठ रहा है। तो ये जो चीज है कांग्रेस में कि ये पार्शियलिटी नहीं हो, संगठन और सत्ता दोनों मिलकर एक मुखी होकर काम करे। और इसका कारण क्या है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर कलह है, एक सचिन पायलट गुट, एक अशोक गहलोत गुट, उसके चलते कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। ये तो ठीक है कि अशोक गहलोत बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है, जैसे तैसे करके इस गाड़ी को खींच रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है, लेकिन जो सड़कों पर आई पहले और फिर उसका मेंटेनेंस किया गया सड़क उगड़ने से पहले, चाहता हूं जो इससे इनडायरेक्टली जुड़ता है वो है विचारधारा। एक है बीजेपी की विचारधारा, एक है कांग्रेस की विचारधारा। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, देखिए मेरा सवाल बहुत सिंपल है। ग्राउंड पर आपको अब अपनी विचारधाराएं अपने ही लोगों को समझाने के लिए ट्रेनिंग स्केड्यूल्स भी बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस की विचारधारा को जितना एक वक्त देश खुद से समझता था, अब उतना नहीं समझ पा रहा। नहीं तो सदस्यता अभियान की गति बहुत तेज भी हो सकती थी। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एक बैरियर है बहुत बड़ा कि अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ पाए? क्योंकि अगर 50 लाख 40 लाख पे भी रुका तो इस खेमे में आपको सोचने की जरूरत तो है। स्वप्निल, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कि अपने जैसी जो अपनी जो बच्चे हैं, अपनी जो पीढ़ियां हैं, अपने बाद में जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के अंदर जो जंक फूड है, चाहे दूसरे जो रेडी फूड है, उसकी तरफ बच्चों का चलन बढ़ा। और आप जैसे लोग कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अभी जो ये पिछला जो दौर रहा है, 8 साल का जो दौर रहा है, उस दौर के अंदर मिथ्या खबरें, असत्य खबरें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचलन बहुत बढ़ा। इस प्रचलन ने लोगों की मानसिकता को बड़ा विकृत करने का प्रयास किया। नई जो युवा पीढ़ी है, हिंदुस्तान की जो नई ताकत है, उसके अंदर जो गुस्सा भरने का जो प्रयास किया, इसलिए जरूरी है कि उनके बीच में सत्य लेके जाएं। जरूरी है उनके पास में 137 साल पुराना इतिहास लेके जाएं। जरूरी है कि हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी वो लेके जाएं। ये जरूरी है कि वहां पे राजनीतिक मुद्दे क्या हो, वहां पे आर्थिक मुद्दे क्या हो, वहां पे सामाजिक मुद्दे। जी स्वप्निल, मैंने कहा कि अभी आपके मुंह से लोग आपकी बात को समझना भी नहीं चाहते। ये स्थिति है। कोई तीसरा समझा ले तो वो उसको समझ लेंगे। तो ऐसे में आपकी विचारधारा के प्रति अट्रैक्शन लोगों का कम तो हुआ है, और वो कोई रातों रात तो बदल नहीं जाएगा। स्वप्निल, मैं आपके चैनल पे आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी का जो वीडियो था, राहुल गांधी जी ने कहा कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड लगाने चाहिए, किस प्रकार से पाइनएप्पल का जो पैक्ड जूस है वो भेजना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इधर से पाइनएप्पल डाली उधर से सोना निकलेगा। किसने ये व्हाट्सएप में आपने नहीं देखा क्या? उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई डिफेम करने का काम किया तो ये पहली सरकार है जिन्होंने इन लोगों के, इस हिंदुस्तान के लोगों के पुरुषार्थ को कमतर करने का काम किया। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो विदेश में जाके विपक्ष के राजनीतिक दल को उपहास उड़ाने में कोई कमी नहीं रखते। जरूरी होता वो देश के गौरव की चर्चा करते, देश के 140 करोड़ लोगों की चर्चा करते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हैं। जो इन्होंने कहा, हमारे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो तीसरे स्थान पे पहुंच गई, किस प्रकार से जामनी जब्त हो जाती है। पन्ना प्रमुख की बात करने वाले खाता नहीं खोल पाते, तो मुझे लगता है कि पन्ना प्रमुख है ही नहीं धरातल पे। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो 150वें स्थान पे पहुंच जाती है और बीजेपी की भाषा बोलने लग जाती है। मैं इसलिए चाहता हूं आप सीधे मेरे सवाल पर ही आ जाएं, ज्यादा बेहतर है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, जब बात विचारधारा की हो रही है, रामलाल जी सुनिए तो सही, मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं सपन जी। हाँ, मेरा सवाल तो सुन ले सपन जी, मैं आपके सवाल के ऊपर मेरा सवाल सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि बात अगर विचारधारा की हो रही है तो अब आपकी पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है ये समझने में कि अटल जी वाली बीजेपी और मोदी जी वाली बीजेपी में अंतर क्यों नजर आता है। दूसरी बात यह है कि आज भी आप मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं जगह जगह। मतलब छोटे स्तर के भी चुनाव हो तो आपको मोदी जी के चेहरे पे चाहिए। मतलब आपका विचारधारा का अट्रैक्शन से ज्यादा मोदी जी का अट्रैक्शन है और उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी विचारधारा भी बहुत ज्यादा ब्लाइंडली मोदी जी को फॉलो किया जा रहा है, बीजेपी की विचारधारा को नहीं। आप इससे तो सहमत होंगे ना? देखिए सफल जी, प्राकृतिक नियम है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हकदार को सम्मान दो, गुनहगार को सजा दो। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ जब स्थापित हुआ, जनसंघ से लेकर 2022 के अंदर हम बात करें, हमने कभी हमारी विचारधारा से समझौता नहीं किया, हमने कभी मुद्दों से समझौता नहीं किया। हम जनसंघ के समय भी नारा ये देते थे, एक देश हो, एक विधान हो, एक, मेरी बात सुनिए, उस समय भी हमारा नारा एक ही था, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। उस समय भी हमारी विचारधारा का नारा एक ही था। विचारधारा से आपने कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? जम्मू कश्मीर में जब आप सरकार का हिस्सा बनने को तैयार हुए, आप अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे।
आप अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे मांग थे। थी। शिरोमणि अकाली दल के साथ जब आप खड़े हुए तो आप परिवारवाद के साथ खड़े थे, आपको कांग्रेस का परिवारवाद नहीं चाहिए था। समझौता नहीं किया, उस समय की मांग थी हमारी। हाँ, सफल जी, उस समय विचारधारा से समझौता नहीं किया, उस समय की मांग थी और उस मांग के अनुसार हमने समय रहते हुए हमारी विचारधारा के ऊपर हम अडिग रहे। हमने हकदार को सम्मान दिया है। जो नेतृत्व करने की क्षमता थी तत्कालीन समय से लेकर अब तक, हमने उन सबको, अटल जी के नेतृत्व करने की क्षमता थी, अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। है। मोदी जी के अंदर क्षमता थी, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस के नेताओं में नहीं, लेकिन राजस्थान क्या के अंदर जो आपको ये मेहनत नहीं का लगता कि आज परिश्रम आपकी है, विचारधारा पर देखिए, मोदी सफल का जी, मेरी चेहरा बात भारी सुनिए। हो चुका है? सफल जी, क्या आपको ये नहीं लगता? सफल जी मेरी बात सुनिए। हाँ। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ठीक है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी मिली हुई है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है तो वो देश के प्रधानमंत्री है। संपूर्ण देश की जनता का हित उनके एकमात्र सिद्धांत है, उनका विकास एकमात्र संकल्प है। लेकिन कांग्रेस के अंदर राजस्थान में मेहनत और परिश्रम और योग्यता रखने वाले नेता कौन थे जिनके नाम पर जनता ने वोट दिया? वो थे सचिन पायलट। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय क्या किया? लेकिन उस 5 साल तो सचिन पायलट को आपने अपने भी निशाने पर रखा। अगर वो इतने जुझारू थे तो आप उनको अपने निशाने पर क्यों लेते थे? मध्य प्रदेश में मेहनत ज्योतिराज सिंधिया ने की और चेहरे के ऊपर चुनाव उनके ऊपर लड़ा और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया अमुक व्यक्ति को। तो इस तरीके के दोहरे चरित्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। हकदार व्यक्ति है जिसके ऊपर जनता ने विश्वास किया है। नहीं, लेकिन आपके स्थापित लोगों से ज्यादा तो आप बाहर वालों को तोहफे देने में लग जाते हैं, ये भी तो दिखता है। हमारी विचारधारा के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपको वहां पर खलते थे उनको आपने भी तो ऊंचा कर दिया ना, या उसके अलावा 50 नाम है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी विचारधारा से, मेरी बात नहीं स्वप्न जी, हमारी विचारधारा से सहमति रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में अगर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो, हम स्वागत करेंगे उसको, पार्टी में आए ना, क्या दिक्कत है? हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस की तरह संकुचित मानसिकता हमारी थोड़ी है। ठीक है। आरसी साहब, आपने हाथ उठाया था इसलिए मैं आपको काउंटर का मौका दे रहा हूं, फिर मैं मिथिलेश जी के पास जाऊंगा, बोले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर खुद के चीजों पे ध्यान देते, जो एक धर्म की ये सब तमाम जो बातें कर रहे हैं, इस देश के जो संविधान की बातें कर रहे हैं, इन्हीं के जो नेता आज के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा था कि संसदीय बोर्ड क्या होता है पार्टी का, हमने नहीं कहा। इन्हीं के 20 विधायकों ने पार्टी के अध्यक्ष को यह कहा कि हमें हमारे विधानसभा के पर्सन नहीं उठाने दिए जाते सदन में। तो ये पार्टी कैसे लोकतांत्रिक हो सकती है? ये पार्टी इतनी तानाशाह हो गई, 2 व्यक्ति 2 के लिए काम करें, पूरे लोग बुक बनने में। रामलाल जी भी जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो मेरी टिकट कट सकती है। रामलाल जी भी जानते हैं, जिस जगह पे गए थे बोले था 2 मिनट रामलाल जी, 2 मिनट रुकिए, रामलाल जी 2 मिनट रुकिए, रामलाल जी 2 मिनट रुकिए, रामलाल जी 2 मिनट रुकिए। जिस तरह का सवाल आरसी साहब आपने किया, उसी तरह का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी संविधान में क्लियर कट है पोस्टर पे किसका चेहरा होगा, जो अध्यक्ष होगा या फिर जो जिसके पास पद होगा, या ऐसा। लेकिन राहुल गांधी आपके पोस्टर में बिना किसी पद के हैं ना, तो आप अपने ही संविधान पे कितना चलते हैं? हाँ, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ? और वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अभी जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ? जिन्होंने इस पार्टी के लिए जो समय दिया वो उस पोस्टर पे हैं। इसलिए उस पोस्टर से 2 लोग जैसे सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के पोस्टर तो रहते ही हैं। और तीसरे व्यक्ति जो भी कोई हमारे राज्य के प्रभारी हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अगर पोस्टर पे है तो किस उससे आपके पार्टी लगाना चाहते हैं उनका पोस्टर लगाइए। हम ऐसा नहीं कहते कि वसुंधरा जी की तरह पोस्टर नहीं लगाना, हम किसी को पोस्टर लगाने से नहीं रोकते। जो बीजेपी कहती है कोई वसुंधरा जी का पोस्टर नहीं लगाएगा। तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। रामलाल जी 20 सेकंड 25 सेकंड मैक्सिमम, बोलिए क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ स्वप्न जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी एक परिवार से बाहर नहीं जा सकती। ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, परिवार की बात करने वाले लोगों को तो अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे चाहे राजस्थान से शुरू करो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में शुरू करो, परिवारवाद की चर्चा करने वालों ने परिवारवाद को तो पनाह दी है। परिवारवाद के इशारे पे तो लोग जीत के आए आपके यहाँ पे। आपके कई नेताओं के पुत्र हैं, वो आज विधानसभा संसद के अंदर है। ठीक है, आ गई आप दोनों की बात आ गई। अब मिथिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मिथिलेश जी, समय बदला है, लोगों की पसंद नापसंद बदली है, लोग अब एग्रेशन पसंद करते हैं और कांग्रेस ने भी ये देखा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस अब इन चेंजेस को रीड करना चालू कर चुकी, उस पर अमल करना चालू की है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उसको रीड करना चालू कर चुकी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या उनकी भाषा में भी वो चीज नजर आ रही है? जैसा अभी हमने देखा, आरसी साहब वैसे तो बहुत सज्जन आदमी हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनको तू तड़ाक पे मैंने बहुत कम ही देखा है। आज मैं उनको देख रहा हूं उस रूप में भी, ये भी अपने आप में एक चेंज है। तो क्या
ये चेंज अब धीरे धीरे कांग्रेस में आ रहा है उन क्वालिटीज का जो बीजेपी का पार्ट रही है? देखिए स्वप्निल जी, राजनीति में तमाम जो चीजें होती है, जो सफलता का मंत्र जहां से भी निकलता है, उसे आवश्यकता के अनुसार स्वागत करने के लिए हर राजनेता तैयार रहता है। आज कांग्रेस के समझ में आ गई कि ये डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में आपको सीधा वार करना पड़ेगा, इसीलिए प्रशांत किशोर को भी लाए, वो ठीक है चले गए। तो ये तमाम जो चीजें चल रही है कांग्रेस में, ये कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि वो सोचने तो लगे। नहीं, हालात ये थे कि उन्होंने पंजाब में अपनी नैया डुबोली, ऐसे ही कमलनाथ जी के वहां नैया डुबोली, तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। तो कांग्रेस में कुछ भी बुरा हुआ हो, चलो ठीक है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने जैसे तैसे करके कांग्रेस की शान बचा ली, तो एक अशोक गहलोत जैसा लीडर पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में भी कांग्रेस के पास है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, कांग्रेस में सच बोलने से डरते हैं। कोई ये कहने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी फेलियर हो रही है। मिथिलेश जी, मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूं, एक कमी और है, और वो कमी बहुत सिंपल सी है जी। आप अगर विपक्ष में है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, जूझना पड़ता है, वाटर कैनन खानी पड़ती है, लाठियों के नोक पर होना होता है। यह संस्कृति धीरे धीरे कांग्रेस में से जाती महसूस हुई है। देखिए स्वप्निल जी, मुझे कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से हर तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन आरएसएस जैसे कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है। डेडिकेट कार्यकर्ताओं की कमी है, जो भूखे रहकर, जो दूसरे के घर खाना खाकर, जय श्री राम बोलकर बीजेपी का वोट मांगते हैं। जब तक कांग्रेस के पास सेवा दल के नाम पर इनके पास यूनिट तो है, लेकिन आरएसएस जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता तैयार नहीं होंगे, तब तक बीजेपी की कांग्रेस से एक बुलंद ऊपर रहेगी। 19-21 का तब तक आप चेंजेस के नाम पे नए पद तो बना सकते हैं, लेकिन उससे परिणाम पा सकते हैं या नहीं, इस पर सवाल हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।